छात्रों, एमए द्वितीय वर्ष के छात्रों, पेपर क्रमांक 11 हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका इकाई 1 में जो पहला मुद्दा है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसका पहला वीडियो जो आपने देखा उसमें आपने यहाँ पर इतिहास और दर्शन इन दो शब्दों का अर्थ समझा है। इस वीडियो में आप लोग साहित्य का अर्थ, हिंदी साहित्य दर्शन का अर्थ, इसकी ओर बढ़ने वाले हैं। इसमें साहित्य का अर्थ को समझने के बाद आप लोग साहित्य इतिहास दर्शन क्या है वो समझेंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन जो है उसकी ओर चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम साहित्य शब्द को समझते हैं। साहित्य शब्द को समझने के लिए ये कहूँगी कि सृष्टि विशाल है, उसका साहित्य विशाल है। साहित्य मानव समाज का दर्पण है। समाज में जो घटित होता है साहित्यकार अपनी लेखनी से उसे उजागर करता है। साहित्य से ही हमें तद्युगीन सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थितियों के दर्शन होते हैं। साहित्यकार किसी घटना के प्रति अपने भाव, विचार या संवेदना पात्रों के माध्यम से व्यक्त करता है। प्रत्येक साहित्यकार का व्यक्तित्व अलग है, उसका अनुभव अलग है, संस्कार अलग है, प्रभाव अलग अलग है, इसलिए उनकी रचनाओं में अंतर होता है। जबकि एक ही विषय हो तो भी उसमें अंतर होता है। जैसे कि रामचरितमानस के राम और साकेत के राम, दोनों में अंतर है, दोनों में दर्शन है, फिर भी दोनों में अंतर है। संस्कृत आचार्यों ने साहित्य की परिभाषाएं दी हुई। चलिए साहित्य की परिभाषा की ओर चलते हैं। संस्कृत आचार्य भामह ने अपने काव्यालंकार ग्रंथ में सहितस्य भावः साहित्यम ये व्याख्या की है साहित्य की, अर्थात जिसमें सहित है, मिलने का भाव हो उसे साहित्य कहते हैं। संस्कृत के बहुत सारे विद्वानों ने सहित भाव को यानी हितकर भाव को महत्व दिया हुआ है। पाणिनीय ने भी अब यहाँ पर साहित्य शब्द को महत्व दिया है। उन्होंने साहित्य शब्द का अर्थ दिया है किसी भाषा का समस्त ग्रंथ समुदाय या अर्थात उस भाषा का वाङ्मय यानी साहित्य यहाँ पर उन्होंने माना है। यानी साहित्य ने क्या, पाणिनि के अनुसार तो किसी भाषा का समग्र या समस्त वाङ्मय या ग्रंथ समुदाय को उन्होंने साहित्य माना है। जिस प्रकार संस्कृत आचार्यों ने अपने विचार साहित्य के प्रति दिए हैं, उसी प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने भी साहित्य के प्रति अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए हुए हैं। विलियम हेनरी हडसन ने अपना ग्रंथ स्टडी ऑफ लिटरेचर के 10वें पृष्ठ पर साहित्य की परिभाषा दी हुई है। वह परिभाषा इस प्रकार है: Literature is a vital record of what men have seen in life, what they have experienced of it, what they have thought and felt about those aspects of it which have most immediate and enduring interest for all of us. It is thus fundamentally an expression of life through the medium of language. अर्थात इस परिभाषा में साहित्य का उद्देश्य यही प्रकट होता है, वह है पूर्णतः मानव जीवन के अनुभूतियों का विराट लेखा। निश्चय ही वह भाषा के माध्यम से जीवन का अभिव्यंजन है। ये इस भाषा का यहाँ पर अर्थ होता है। इस परिभाषा जो यहाँ हडसन ने दी है, अपनी परिभाषा में उन्होंने मानव जीवन, उसके अनुभव इसको महत्व देते हुए भाषा के माध्यम से अभिव्यंजन ही यहाँ पर महत्वपूर्ण माना है। दूसरे विद्वान हैं मैथ्यू अर्नल्ड ने जीवन की व्याख्या ही साहित्य
माना है। इसी तरह हिंदी भाषा के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की महत्ता इस लेख में ज्ञान के राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य माना है। महावीर प्रसाद जी ने ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य माना है। उसी तरह उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के अनुसार साहित्य यानी कुछ लिपिबद्ध हो वह साहित्य है। जो कुछ भी लिपिबद्ध हो वह साहित्य है। इस प्रकार से अनेक अनेक विद्वानों ने साहित्य के प्रति अपने विचार यहाँ पर दिए हुए हैं। तो साहित्य शब्द का अर्थ आपने समझा होगा। आगे चलते हैं साहित्य इतिहास के ओर। साहित्य इतिहास के ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। पहले साहित्य इतिहास में इतिहास शब्द जो है ये आता है। तो इतिहास शब्द जैसे आता है हमारे सामने राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का बोध होने लगता है। किंतु संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसका इतिहास न हो। जैसे रेडियो हो, टीवी हो, ग्रंथ हो आदि सभी का इतिहास होता है, उसी प्रकार साहित्य का भी इतिहास होता है। साहित्य के इतिहास में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन साहित्यिक दृष्टि से किया जाता है। जैसे किसी रचना को समझते हुए उसके रचनाकार का व्यक्तित्व, उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति, परंपरा को समझना आवश्यक होता है। जिस प्रकार राजनीतिक इतिहास में राजाओं के चरित्र, उनकी नीतियों को समझा जाता है, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास में रचनाकारों का परिचय समझाया जाता है। और दृष्टिकोण जैसे जैसे इतिहास के प्रति बदलते गए वैसे वैसे साहित्य के इतिहास लेखन में भी विविध दृष्टिकोण आते रहे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर जी के अनुसार इतिहास, साहित्य इतिहास क्या है वो उन्होंने इस प्रकार दिया है। उनका ग्रंथ जो है साहित्य और साहित्य इतिहास, इस ग्रंथ में डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने अपने विचार यहाँ पर दिए हुए हैं। वो इस प्रकार है। साहित्य इतिहास वह ऐतिहासिक बोध है जो राष्ट्रीय अथवा युगीन भाषागत विचारों से प्रभावित और अनुसंधान वृत्ति से एकत्रित सामग्री प्रस्तुत करता है। और उसी प्रकार अंग्रेजी साहित्यकार इतिहास के प्रति जो 3 फ्रेंच विद्वान हैं, उन्होंने भी साहित्य इतिहास में जाति, वातावरण, क्षण विशेष इन तत्वों को महत्व यहाँ पर दिया हुआ है। उनके अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय एवं सामाजिक और सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन, विश्लेषण आवश्यक होता है। उसी तरह यहाँ पर इतिहास के प्रति और भी विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। इतिहास के प्रति इतिहास में क्या होता है, तो इतिहास या किसी दृष्टा की चेतना में इतिहास की घटना जिस रूप में प्रतिबिंबित होती है उसे इतिहास दर्शन कहते हैं। इतिहास दर्शन ये जो है इसके प्रति और भी मत यहाँ पर व्यक्त हुए हैं। जैसे आपने यहाँ पर फ्रेंच विद्वान तेन का मत देखा, उनके इस मत की आलोचना पाश्चात्य विद्वान हडसन ने की है। उन्होंने तेन के विचारों की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्होंने यानी तेन ने रचनाकारों के व्यक्तित्व और प्रतिभा की उपेक्षा अपने विचारों में की हुई है। हडसन ने साहित्य इतिहास में जिसे रचनाकारों के व्यक्तित्व और प्रतिभा को महत्व दिया, उसी प्रकार विकास प्रक्रिया और रचनाकार का व्यक्तित्व दोनों को महत्व दिया है। जर्मन चिंतकों ने भी साहित्य इतिहास के प्रति अपना चिंतन व्यक्त करते हुए युगीन चेतना को महत्व दिया है। मार्क्सवाद से प्रभावित आलोचकों ने भौतिक विकासवाद, वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य विकास प्रक्रिया को महत्व दिया है। मार्क्सवादी आलोचक साहित्य की विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रवृत्तियों का संबंध आर्थिक परिस्थितियों एवं वर्ग संघर्ष की प्रतिक्रिया से स्थापित करते। मनोविज्ञान के आधार पर
या मनोविज्ञान को आधार मानने वाले साहित्य इतिहासकार साहित्य में शैलीगत प्रवृत्तियों और विश्लेषण को महत्व देते हैं। इसी प्रकार हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने भी अपना मत हिंदी साहित्य के प्रति व्यक्त किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के संदर्भ में लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का स्थायी प्रतिबिंब होता है, तब वह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक उन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने साहित्य के प्रति अपनी यहाँ दृष्टिकोण व्यक्त किए हुए हैं। साहित्य के प्रति और भी लोगों ने जिस प्रकार से मत व्यक्त किए हैं, उनमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जिन लोगों ने अपने मत व्यक्त किए हैं उनकी ओर चलते हैं। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण की मान्यता रही है कि साहित्य एक सामाजिक निर्मिति है। इतिहास का कर्तव्य है साहित्य के अंतर्निहित सामाजिक या लोक तत्वों का उद्घाटन कर उसकी मूल प्रेरणा का विश्लेषण एवं जनहित की कसौटी पर उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास इस ग्रंथ में साहित्यिक रचनाओं में निहित लोक मंगल और लोकहित का उद्घाटन करते हैं और उसका मूल प्रेरणा का भी मूल्यांकन करते हैं। लोक मंगल की चेतना को वह ग्रहण करते हैं। आगे देखते हैं कि साहित्य इतिहास के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। साहित्य इतिहास में तथ्यों का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुति और व्याख्या करता है। तार्किकता के गुण के अनुसार कुछ विद्वानों ने मार्क्सवादी दृष्टि को भी वैज्ञानिक दृष्टि माना है। तार्किकता के गुण के आधार पर कुछ विद्वानों ने मार्क्सवादी दृष्टि को भी वैज्ञानिक दृष्टि माना है। हालांकि मार्क्सवादी दृष्टि निरपेक्ष नहीं होती है। गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इसका उदाहरण कह सकते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे है यहाँ पर हिंदी साहित्य के प्रति और दृष्टिकोण जो है मार्क्सवादी या यथार्थवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत माना जाता है कि साहित्य समाज का उत्पादन प्रणाली का ऊपरी ढांचा है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में साहित्य को समाज की उत्पादन प्रणाली का ऊपरी ढांचा माना गया है, जिसकी व्याख्या बुनियादी ढांचे अर्थात उत्पादन प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है। इतिहास दर्शन में आमतौर पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से को मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित माना जाता है। मार्क्स ने समाज रचना और उसकी विकास प्रक्रिया द्वंद्व की भूमिका को गहराई से विवेचित किया है। सामाजिक दृष्टि होने के नाते साहित्य पर सामाजिक द्वंद्व का असर पड़ना स्वाभाविक है। मार्क्सवाद साहित्य को वर्गीय स्वरूप, प्रयोजन और विचारात्मक रूप के साथ दृष्टि को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दायरे से सीमित करना उचित नहीं है। समाजशास्त्रीय दृष्टि समाज और साहित्य विकसनशील संबंध को स्थापित करता है, जिसे केवल भौतिकवादी विकास के दायरे से सीमित नहीं किया जा सकता है। मार्क्सवादी दृष्टि में इतिहास की अंतर्दृष्टि विवेक और इतिहास बोध को महत्व नहीं देती, जबकि इसके बिना इतिहास लेखन मूर्त होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साहित्य के इतिहास में साहित्य और समाज का संबंध
परंपरा और रचनाकार के संबंध, इतिहासकार के अंतर्दृष्टि, विवेक, उसके इतिहास बोध की सम्यक जानकारी आवश्यक होती है। इतिहास के प्रति और भी दृष्टिकोण हैं, जैसे दलित दृष्टिकोण और स्त्रीवादी दृष्टिकोण। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये इतिहास ग्रंथ लिखकर बताया है कि अब तक इतिहास लेखन पुरुषवादी दृष्टिकोण से लिखा गया है। आदिकाल के अंतर्गत थेरी गाथाओं को स्थान देकर उन्होंने अपने इतिहास बोध में स्त्री दृष्टिकोण का समावेश किया है। आगे दलित दृष्टिकोण से भी इतिहास को देखा गया है, जिसमें धर्मवीर भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय, जयप्रकाश कर्दम आदि लेखकों ने भी इतिहास के कुछ प्रसंगों को उठाया है। इनका तर्क है कि दलित को समझ सकता है, क्योंकि स्वयं वेदना और संवेदना में अंतराल समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अलग अलग इतिहास के प्रति दृष्टिकोण हमें देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, मानव इतिहास और साहित्य इतिहास में अंतर क्या है। इतिहास में इसका विषय है मानव और साहित्य इतिहास में उसका विषय है साहित्य। मानव इतिहास में मानव को केंद्र में रखकर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों का विवेचन, विश्लेषण किया जाता है, जबकि साहित्य इतिहास में साहित्य को केंद्र में रखकर किसी भाषा के साहित्य का उद्भव, विकास दिखाया जाता है। साहित्य इतिहास की गतिविधियों का विश्लेषण होता है। मानव इतिहास में मानव की गतिविधियों का विश्लेषण होता है। इसमें मानवीय क्रियाकलापों का लेखा जोखा मिलता है, जैसे कौन सा राजा किस समय हुआ, उसका कार्यकाल, उसका जन्म, उसका युद्ध, उसकी उपलब्धियां, मृत्यु आदि का वर्णन होता है। मानव इतिहास मनुष्य इतिहास को प्रस्तुत करता है और साहित्य इतिहास साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करता है। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास का अर्थ। हिंदी साहित्य इतिहास में यहाँ पर हमें हिंदी साहित्य में जो यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास का अर्थ को पहले समझते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का अर्थ यह है, हिंदी भाषी लोगों की संवेदना, चित्तवृत्ति, परिस्थिति आदि जिस साहित्य में प्रस्तुत होती है उसे हिंदी साहित्य कहते हैं। इस साहित्य लेखन का माध्यम हिंदी भाषा होता है। हिंदी भाषा इतिहास का अर्थ है हिंदी भाषी लोगों की परिस्थिति, मनोवृत्ति, संवेदना आदि के साहित्य को प्रस्तुत करना, उनका विवरण, विवेचन और मूल्यांकन करना। आगे चलते हैं, हिंदी भाषा के विद्वान गारसा दत्तासी ने यहाँ पर लिखा है। इनका ग्रंथ है इस्तावर द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ में उन्होंने अपना हिंदी साहित्य के प्रति दर्शन व्यक्त किया हुआ है। मानव इतिहास की तरह उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को देखा है। लेखन क्रिया और लेखन भी उन्होंने इसी दृष्टिकोण से किया हुआ है। वैसे उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रवर्तक के रूप में महत्व दिया गया है। साहित्य लेखन के लिए उन्होंने जो आधारभूत निरपेक्षता या वस्तुनिष्ठता तथा तटस्थता अपेक्षित होती है, उन्होंने कल्पना का उपयोग अपने साहित्य इतिहास लेखन में किया है। साथ ही उनमें सांप्रदायिक दुराग्रह का परिचय भी उन्होंने यहाँ पर दिया है। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों के विरोध की प्रतिक्रिया घोषित किया है और देवनागरी को भी अस्पष्ट लिपि या बेडोल लिपि कहा है। जैसे कि गारसा दत्तासी का हिंदी साहित्य इतिहास दृष्टिकोण साहित्यिक यह दिखाई नहीं देता है। आगे है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन करने में शिव सिंह सेंगर। उन्होंने भी गारसा दत्तासी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1000 कवियों के जीवन चरित्र और उनके कविताओं के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। साहित्यिक दृष्टिकोण से उसमें भी यहाँ पर ग्रंथ जिस प्रकार होना चाहिए
उस प्रकार का ग्रंथ उसमें दिखाई नहीं देता है। आगे देखते हैं जॉर्ज गियर्सन, इन्होंने जो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 में इसकी रचना उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ यह ग्रंथ। दृष्टिकोण हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के प्रति जो है विकसित होता दिखाई देता है। उनका दृष्टिकोण जो है, उन्होंने यहाँ पर संस्कृत, प्राकृत, उर्दू रचनाओं को भी उन्होंने यहाँ पर महत्व नहीं दिया है। इन रचनाओं को इस हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं रखा है। उनका यह दृष्टिकोण हिंदी साहित्य के प्रति अलग दिखाई देता है। उन्होंने काव्य प्रवृत्तियों और सांस्कृतिक संदर्भ दिए हैं और धार्मिक संकीर्णता जो है उनके इतिहास के प्रति दिखाई देती है। उन्होंने जैसे कि विक्टोरिया रानी, महारानी विक्टोरिया का शासनकाल, शासन में हिंदुस्तान, ऐसा यहाँ पर इतिहास में उल्लेख यहाँ पर किया है। ये राजनैतिक संकीर्णता यहाँ पर उनकी दिखाई देती है। और साथ ही यहाँ गियर्सन ने भक्ति काल के साहित्य पर ईसाई धर्म का प्रभाव है ये साबित करने का प्रयास यहाँ पर किया हुआ है। इस प्रकार उनका संकीर्ण दृष्टिकोण, राजनैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण यहाँ दिखाई देता है। आगे है हिंदी साहित्य में इतिहासकार मिश्र बंधु, हिंदी साहित्य के इतिहासकार मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद यह ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास का लिखा हुआ है। 4 भागों में विभक्त ये ग्रंथ है। उनका जो दृष्टिकोण है इस पर प्रकाश डालते हुए देखते हैं कि 5000 कवियों की आलोचना उन्होंने की है। काव्य प्रौढ़ता को उन्होंने महत्व दिया है। नया दृष्टिकोण यहाँ प्रौढ़ता का यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। इस तरह मिश्र बंधुओं ने भी अपना मत व्यक्त किया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल जो है, उनका जो दृष्टिकोण है हिंदी साहित्य के प्रति जो मत यहाँ व्यक्त किया हुआ उसको समझना ज़रूरी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी साहित्य की भूमिका इस ग्रंथ में अपने जो दृष्टिकोण दिए हैं इसको भी समझना आवश्यक है। इस तरह आपने इस वीडियो में देखा कि आपने साहित्य का अर्थ को समझा, उसके बाद आपने साहित्य इतिहास दर्शन का अर्थ को समझा। साहित्य इतिहास दर्शन में भारतीय तथा पाश्चात्य जो दर्शन है उसको आपने समझा और हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन जो है इसको भी आपने